शुरुआत कर रहे हैं यूपी की अहम खबर के साथ जो आ रही है संभल से। संभल के सांसद बर्क के घर पहुंची है पुलिस। संभल सांसद के घर पर नया बिजली का मीटर लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची थी। ये संभल के सांसद जियाउर रहमान का घर है। यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग की टीम पहुंची। विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में सांसद जियाउर रहमान के घर पर लगे 3 पुराने मीटर को सील किया और इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया। जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी, TV9 की टीम भी वहीं मौजूद थी। बिजली विभाग क्यों पहुंचा, ये जानने की कोशिश की। यहाँ पे पिछले 1 माह से हम लोग जो है गलियों में जो है आर्मर्ड केबल लगा रहे हैं। आर्मर्ड केबल के साथ जो है गलियों में आप पीछे भी देखेंगे सभी के यहाँ जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पे माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इससे पहले मीटर इनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ था? नहीं, स्मार्ट मीटर कहीं नहीं था जो है। अच्छा, तो अब ये जो मीटर हैं कितने मीटर इनके उतरे और इन मीटर का क्या 3 कनेक्शन है, तीनों को सील करके लैब में टेस्ट किया जाएगा। कोई बिजली चोरी की भी आशंका है या कोई शिकायत थी? और टेस्ट करने के बाद ही हम लोग देखेंगे क्या है। पुलिस के साथ बिजली विभाग के कर्मियों के आने पर जियाउर रहमान के पिता ने ऐतराज जताया है। संभल में चप्पे चप्पे पे पुलिस क्यों है? क्या यहाँ क्या बात हो रही है? नई बात। और अगर ये मीटर लग रहे हैं तो ये कौन रोक रहा है इन्हें मीटर लगने को? ये डिजिटल मीटर लग रहे हैं तो कोई इससे तो कोई रोक नहीं रहा। जब जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची तो वहां क्या हो रहा था, आइए देखते हैं TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सांसद जियाउर रहमान के घर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची है। एडिशनल SP और डिप्टी CO अनुज चौधरी के साथ यहां पर बड़ी संख्या में RF की टीम पहुंची है और यहां पे मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर बिजली का मीटर लगाया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहां पे सर आप लोग यहां पे क्या लगाने आए हैं, क्या करने आए हैं? बिजली का मीटर पहले नहीं था इनका? सर पहले पुराना था, लेटेस्ट लगा रहे हैं, नया लगा रहे हैं। तो बिजली का बिल ये दे रहे थे लगातार पहले से? अब ये बिजली विभाग वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, ये मेरे संज्ञान में। अच्छा, तो अब ये सांसद जी यहाँ पे हैं या नहीं है? सांसद जी पता नहीं, शायद होंगे नहीं। तो अब पुराना मीटर हटा के नया मीटर लगाया जा रहा है? हाँ, नया मीटर। जाहिर तौर पर डिप्टी SP CO अनुज चौधरी का कहना है कि नया मीटर अब यहाँ पर लगाया जा रहा है। इससे पहले पुराना मीटर लगा हुआ था और स्थानीय सांसद का घर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल जो मीटर लगाने का काम है वो यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है और बड़ी संख्या में फोर्स को भी यहाँ पर लेकर के आए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर पहुँची हुई है और फिलहाल जो है पुराना मीटर था यहाँ पे और पुराने मीटर को हटा करके ये नया मीटर इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। वहीं संभल में आज प्राचीन मंदिर के पास बने घर पर हथौड़ा चला। खुद मकान मालिक ने अवैध निर्माण को हटाया। वहीं मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर एक और कुएं की खुदाई की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से हलचल तेज है। अब मंदिर के पास बने मकान से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। ये वही मकान है जिसे लेकर शिकायत मिली थी। इस मकान का छज्जा मंदिर से सटा हुआ है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2.5 फीट का छज्जा अवैध रूप से बना हुआ है। प्रशासन ने मकान मालिक से इस बारे में बात की थी। घर के मकान मालिक ने कहा कि वो खुद ये कब्जा हटा रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? अतिक्रमण किस तरीके से किया गया? थोड़ा अतिक्रमण में 2-2.5 फीट छज्जा निकला हुआ है हमारा, जिससे थोड़ा मंदिर ढक रहा है, तो उसे हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। अपनी मर्जी से? प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की है उन्होंने। हमने उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अच्छा, उन्होंने मान भी लिए हैं। जो वैध है थोड़ा 2-2.5 फीट का, वो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से गिरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संभल में हुए कुएं की खुदाई का काम जारी है। आज भी मस्जिद के पास बने एक कुएं की खुदाई की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे संभल प्राचीन शिव मंदिर के 100 मीटर दूर मस्जिद के चबूतरे वाले कुएं को खोदा गया। संभल में अब तक 3 कुएं मिले हैं। और वहीं वाराणसी में भी एक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर मिलने पर हलचल तेज है। हिंदू संगठन ने प्रशासन से यहां पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के बाद अब वाराणसी के मदनपुरा के गोल चबूतरा इलाके में मंदिर मिलने का दावा किया गया है। इस खबर के बाद से इलाके में हलचल बढ़ गई। हिंदू संगठन ने प्रशासन से सालों से बंद इस मंदिर को खुलवाने की मांग की। संगठन की मांग के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। अभी कुछ संगठनों द्वारा ये मांग की गई है कि इसका ताला जो है खुलवा करके इसमें पूजा अर्चना वापस स्टार्ट की जाए और उसी के लिए राजस्व और प्रशासन की टीम जो है यहाँ पे आई थी और इसके जो अभिलेख हैं उनको स्टडी किया जाएगा और जिसके नाम से होगा वो प्रक्रिया विधिक फॉलो की जाए। सनातन रक्षक दल ने इस मंदिर को खोलकर पूजा पाठ कराने की मांग की है।
प्रशासन से हमारी मांग है मंदिर खोलने की, पूजा करने की। शंखनाद हुआ भाई, 1 हफ्ते के लिए प्रशासन ने कहा है कागज चेक करके हम जो है खुलवाएंगे। मदनपुरा इलाके में जहां मंदिर बना है, वहां के मुस्लिमों का कहना है कि शांति से पूजा पाठ करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई शांति से होना चाहिए सर, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। माहौल बना रहेगा, सब बना रहेगा। इस मंदिर से सटे मकान मालिक का दावा है कि ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, जिसे वर्ष 1931 में उनके पिता ने खरीदा था। यूपी के बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा था। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत अलकनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, त्रिवतीनाथ मंदिर, बनखंडीनाथ, मढ़ीनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर को जोड़ते हुए एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। इसके तहत लगाए जा रहे भगवान शिव के चिन्हों को लेकर भी आपत्तियां उठाई जा रही हैं और आला हजरत कॉरिडोर की मांग की जा रही है। आज अगर नाथ नगरी का कॉरिडोर का विकास हो रहा है तो हजारियों, कई सदियों पुराने मंदिरों को पहचान देने के लिए हो रहा है। आला हजरत 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी होगी, तो उसके लिए आज एक कॉरिडोर बना दिया जाए एक स्थल के लिए। हम तो अपने 7 नाथ हैं बरेली में, 7 नाथों का इतिहास चेक कर लिया जाए। जब हमारे 7 नाथों की यहाँ बरेली में स्थापना हुई थी तो उस समाज का, उस समुदाय का और उस धार्मिक स्थल का नामो निशान नहीं हुआ करता था बरेली में। शिव जी, भगवान शिव के 7 मंदिरों को जोड़ने का काम ये कॉरिडोर करेगा और इसको लेके अब बरेली में विरोध भी शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये नाथों की नगरी है, प्राचीन मंदिर यहाँ पर हैं, उनको जोड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पे अपना विरोध भी दर्ज किया है। और राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह के बयान पर हंगामा हो गया है। बीजेपी सांसदों ने संजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है। उपसभापति ने कहा, प्रधानमंत्री पर ऐसे बयान नहीं दे सकते। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था। तो बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई है संजय सिंह के बयान पर। राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी और ऐसे बयान सही नहीं है, ये कहा गया है बीजेपी सांसदों की ओर से। और लोकसभा में एक देश एक चुनाव संशोधन विधेयक पेश हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया, जिसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। एक देश एक चुनाव पर सबसे पहले लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग हुई, जिसमें बिल को स्वीकार करने के पक्ष में पहले 220 वोट पड़े और इसके खिलाफ 149 सदस्यों ने वोट किया। इसके बाद उन सदस्यों को फिर से वोट करने का मौका दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बाद पर्ची के जरिए वोट करना चाहते थे। दोबारा हुई वोटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 198 सदस्यों ने वोट डाला। पर्ची से हुई वोटिंग के बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पास हो गया। सदन में पूरी हुई इस प्रक्रिया के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। चर्चा में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का हवाला दिया और कहा कि बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघीय राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक को निचले सदन में मत विभाजन के लिए रखा था। इस बिल का एनडीए दलों समेत कुल 32 दलों के सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। एक देश एक चुनाव बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कहा, आइए सुनिए। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं
कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की खामियां बताई हैं, जिसके जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। और आज फिलिस्तीन के बैग पर हंगामा मचने के बाद प्रियंका गांधी बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा बैग लेकर संसद पहुंची। बैग के साथ विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस महासचिव कल जब संसद पहुंची तो उनके हाथ में फिलिस्तीन से जुड़ा बैग था। इस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया और एक विवाद ने जन्म लिया। आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश से जुड़ा बैग लेकर संसद परिसर पहुंची और विपक्षी नेताओं के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल हुए विवाद के बाद प्रियंका ने बैग का जवाब बैग से ही देने की कोशिश की। आज जिस बैग के साथ वो संसद पहुंची उसमें लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। संदेश साफ है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर देश एकजुट हो और आवाज उठाए। कल फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर पहुंची प्रियंका पर बीजेपी ने यह कहकर हमला किया था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। आज बांग्लादेश का मुद्दा उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर से हमला बोला। आज हमको देख के आश्चर्य हो रहा है, भारत में तो कांग्रेस ने और हमारे विरोधियों ने माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम एक कर दिया। अब वो हिंदुओं के लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, तो ये सच में भारत में बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन बैग लेकर घुस रही थी और हम यूपी के नौजवानों को काम के लिए इजराइल भेज रहे हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के बनने के बाद आज पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौजूदा सरकार से महाराष्ट्र के लोगों के हितों की रक्षा की अपेक्षा है। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार हमारी बात भी सुने। आज हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात की, हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर जी, उनसे भी मुलाकात की, और यही हमने किया है, एक स्टेप आगे है कि महाराष्ट्र के लिए काम करते वक्त दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और महाराष्ट्र के हित का जो हो, देश के हित का जो हो, इस राज्य के हित का जो हो, उस पर काम साथ में करें। हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं, वो सत्ताधारी पक्ष में है, ये होते हुए भी हम सारे जनता से चुन के आए हुए विधायक हैं और साथ में काम करते हुए जो हमारी सूचना है वो सुने,
कोई अच्छी बात आगे बढ़े। ईवीएम को लेकर बिल्कुल हमारी ईवीएम की जो डाउट्स है वो तो है ही। 76 लाख वोट्स कैसे बढ़े उस पर भी डाउट्स है, तो वो सारे तो बातें होती रहेंगी। जो राजकीय विचारधारा अलग अलग है उस पर तो बातें होती रहेगी, बहस होती रहेगी, लेकिन ये बहस से कुछ राज्य के लिए अच्छा हो, यही हमारा मानना है। ऑपोजिशन को लेकर हम अभी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से यही कहा हमने कि महाराष्ट्र के हित की बात करें। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज पीएम मोदी जयपुर पहुंचे। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राजस्थान को 46,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। यूपी के आजमगढ़ का एक युवक अपनी जान बचाकर रूस से लौटा है। उसने बताया कि नौकरी के नाम पर कई भारतीयों को रूस यूक्रेन जंग में झोंका जा रहा है। दिल्ली में बैठे एजेंट रूस यूक्रेन जंग में भारतीय युवाओं को झोंक रहे हैं और इसके लिए बकायदा उनका सौदा हो रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा आजमगढ़ के रहने वाले राकेश यादव ने किया है, जो जंग के मैदान से अपनी जान बचाकर लौटे हैं। राकेश ने बताया कि युवाओं को पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, फिर जंग के मैदान में उतार दिया गया। तो उसके बाद में जब 2 महीने बीत गया, 2 महीने के बाद हमें बोले कि अब आप लोग मेन फ्रंट पे जा रहे हो लड़ने के लिए। तो हमने बोला कि हम किस लिए, हम तो लड़ने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, आपको लड़ना होगा। जब हमने मना कर दिया तो सारे 2-3 लोग मिलकर हमें मारने लगे। रूस के जंगी फ्रंट पर तैनात कई युवाओं को गंभीर चोट भी लगी। राकेश की तलाश के दौरान ये भी पता चला कि एजेंट ने उसका सौदा कर दिया है। पहले तो हमें कुछ नहीं पता था। पता हमें चला कि जब वहाँ वार में इनको भेज दिया गया था, वार के दौरान जब वे वापस मतलब वहाँ से आए, तब पता चला कि मेरे पति को 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। राकेश सहित कई युवाओं को रूस में गार्ड की नौकरी देने के नाम पर रूस भेजा गया था। पंजाब में अलग अलग पुलिस थानों और चौकियों पर हुए हमलों को लेकर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि आतंकी थानों को डेड ड्रॉप मॉडल के तहत निशाना बना रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के इस्लामाबाद थाने के पास हुए धमाके ने एनआईए की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी, जिसमें एनआईए की ओर से कहा गया था कि पंजाब के कई थाने खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। खालिस्तानी आतंकी डेड ड्रॉप मॉडल के तहत पंजाब के थानों और उसके आसपास इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। डेड ड्रॉप मॉडल में आतंकी संगठन किसी भी इमारत या शख्स को मेमोरी चिप, पेन ड्राइव या डिजिटल चिप के जरिए निशाना बनाते हैं। आतंकी संगठन ज्यादातर नए लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद थाने के अलावा पिछले 1 महीने में आतंकियों ने जिन थानों को निशाना बनाया, उनमें 4 दिसंबर को अमृतसर के मजीठा थाने में हुआ धमाका शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने ली है। 28 नवंबर को अमृतसर के गुरुबख्श नगर पुलिस चौकी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली गई थी। 23 और 24 नवंबर की रात अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर आईईडी प्लांट किया गया, जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से धमाका नहीं हुआ था। अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास आज तड़के तेज धमाके की आवाज सुनी गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की दीवारें और टाइल्स तक हिल गईं। और कश्मीर में बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा माइनस में पहुंचने की वजह से डल झील के किनारों पर बर्फ जम गई। तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। शीतलहर के और गंभीर होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा डल झील सहित कई जलाशयों के किनारों पर बर्फ जम गई है। हम अभी श्रीनगर में स्थित डल झील के अंदरूनी किनारों पे है और अभी बता दें आपको कि जुलाई कलान यानी कश्मीर में जो भीषण सर्दियों का समय रहता है वो 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परत जो है ये बनी हुई है और ये जो आप
देख सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, और इसको हम हाथ में लेंगे। अभी हालांकि ये जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परत बनी हुई है, और ये माइनस तापमान को दर्शाती है कि किस तरीके से कश्मीर में आने वाले समय में जो सर्दी है, और जो लालीना इफेक्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि इस वर्ष जो है सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। शहर के कई इलाकों और घाटी में कई जगहों पर पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में ठंड के कारण बर्फ जम गई है। मोदी सरकार आम लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पेचीदी व्यवस्था को सरल और आसान बनाया जा रहा है। अब अगले साल से ईपीएफओ सदस्यों को एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा मिलने जा रही है। इस पर हम आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के क्लेम तेजी से निपटाने के अलावा उनके भुगतान में बेवजह देरी न हो, इसके लिए श्रम मंत्रालय लगातार कदम उठा रहा है। श्रम सचिव सुमिता दावरा के मुताबिक मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि अगले साल से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपना प्रोविडेंट फंड एटीएम से ही विड्रॉ कर सकें। फिलहाल 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं। अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच 70 लाख से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। मोदी सरकार अब गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग प्रोविडेंट फंड के अलावा शारीरिक अक्षमता होने पर वित्तीय मदद देने जैसी सुविधा होगी। संसद ने पहली बार 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में गिग वर्कर्स को परिभाषित किया था। संसद से पारित कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान हैं। श्रम सचिव ने बताया है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है। 2017 में बेरोजगारी की दर 7% थी, जो अब घटकर 3.2% पर आ चुकी है।